कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ तब तक ही ख्वाब रहता है जब तक वह हकीकत में नहीं बदल जाता। लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता, और वो भी तब जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। आपकी राह में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हर कठिनाई को पार करते हुए अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया, और वह आज एक गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर दीपशिखा साहू जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर दीपशिखा साहू जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते रचना जी, धन्यवाद मेरे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते और आप सब कुशल मंगल रहें। जी, तो अब हम कुछ सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आईवीएफ है क्या? और किन पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको पहले के ज़माने में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते थे। टेक्निकल टर्म में हम आईवीएफ बोलेंगे और जी। कॉमन लैंग्वेज में हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है। इसमें जो बच्चा बनता है वो माँ बाप का ही होता है। माँ से अंडे लिए जाते हैं और पिताजी से शुक्राणु लिए जाते हैं। उनको एक मीडियम के द्वारा, एक चैनल के द्वारा साथ में लाया जाता है। उससे छोटे-छोटे एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो को हम अंदर ले जाके माँ के बच्चेदानी में छोड़ देते हैं। अब इस पद्धति के लिए भ्रांतियाँ ये हैं कि लोगों को ये लगता है कि किसी और के शुक्राणु लिए जाएँगे या किसी और के अंडे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ही होते हैं, आपके ही लिए जाते हैं, और ये उन कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो लोग कंसीव नहीं कर पाते। कई साल हो जाते हैं शादी को, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, दिक्कत हो रही है या ट्यूब ब्लॉक है या अंडे कम हैं हमारे या उम्र ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे कपल्स आते हैं मेरे पास जो ये बोलते हैं कि मैडम शादी को 4 साल हो गए बट अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जब हम पता करते हैं तो हमको पता चलता है ट्यूब ब्लॉक है या बच्चेदानी में कोई दिक्कत है या अंडे कम हैं उनके या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई बार पतियों में भी दिक्कत होती है, जो आदमी होते हैं उनके शुक्राणु सही नहीं होते। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो रीसेंट स्टडी हुई है, उसके हिसाब से अगर कोई कपल हमारे पास इस कंप्लेन से आता है कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें 55% शुक्राणु की दिक्कत होती है, जो लोगों को समझने की सख्त ज़रूरत है। जब तक आदमी और औरत दोनों में ही दिक्कतें खत्म नहीं होंगी तब तक बच्चे नहीं होते। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो इससे कोई ऐसी हानि नहीं होती है। बच्चा जो होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग बोलते हैं कि बच्चा खराब निकलता है, बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बच्चों में बहुत दिक्कतें होती हैं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। आजकल तो हर जगह पे अवेलेबल है। हमारे जबलपुर में भी 3-4 आईवीएफ लैब अब खुल गए हैं और लोगों में अब इसकी जागरूकता बढ़ रही है। जी, तो ये बताइए हमें कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? मैडम, आईवीएफ का सक्सेस रेट हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वो डिपेंड करता है कि मरीज जब हमारे पास आता है उनकी उम्र कितनी है और वो किस कारण की वजह से वो माँ बाप नहीं बन पाए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास एक कपल आए हैं, महिला की उम्र 27 साल है और पुरुष 28 से 30 के बीच में है। शादी को 4 साल हो गए, अंडे सही हैं, सब कुछ सही है, ट्यूब खुला हुआ है, फिर भी माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों में 30 से 40% चांसेस होते हैं आईवीएफ के सक्सेस रेट की। बट अगर इसके अलावा जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है या और कोई दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो इसका सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो ये कह देना कि 100% सक्सेस रेट है, बिल्कुल गलत है। बट हाँ, ये 60 टू 70% तक भी बढ़ सकता है, अगर बाकी दिक्कतें ना हो तो। जी, तो क्या ये प्रोसीजर जो है आईवीएफ का, ये एक ही बार में सक्सेसफुली हो जाता है या अब मैम इसके सिटिंग होती है? ओके, मैम देखिए, अब मैंने जैसे बोला है 40 टू 60% सक्सेस रेट है। जी। तो अगर मैं एक बार में करूँगी तो वो 40% ही होगा। हुँ। बट ऐसा होता है कि एक चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है कि जब हम आईवीएफ करते हैं तो सबसे पहले हम अंडों को बढ़ाते हैं, उनके लिए हम जी। दवाएँ देते हैं। हुँ। अंडे कितने निकल रहे हैं, अंडे निकलने के बाद एम्ब्रियो कितने बन रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे आप मान लीजिए एक कपल मेरे पास आया, उनके 5 अंडे निकले, 5 में से 3 एम्ब्रियो बने।
अभी मैं जब ट्रांसफ़र करूँगी, मतलब आईवीएफ अंडे निकालने के बाद, एम्ब्रियो बनाने के बाद हम बच्चेदानी में वापस डालते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं। मैंने एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे पास 2 एम्ब्रियो बचे हैं जिनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ओके। तो अब अगर मान लीजिए इस बार में मरीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ठीक है। अगर नहीं हुई प्रेग्नेंट, तो उसके बाद हम 2 चांस हमारे पास और होता है और इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। ओके। अब इस एक साइकिल में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक बार में ट्रांसफ़र में नहीं भी हुआ, तो सेकंड टाइम में ट्रांसफ़र में पेशेंट कंसीव कर जाता है। बट अगर किसी का 1 ही अंडा निकला या सिर्फ़ 2 अंडे निकले, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि आपका कितना सक्सेस रेट होगा। बट हाँ, आज की डेट में इधर-उधर टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप जितनी जल्दी इस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, जितने यंग एज में आप ये करवा लेंगे, क्योंकि आपकी जो कोशिकाएँ हैं, आपकी बच्चेदानी, आपके अंडे की क्वालिटी, ये सब कुछ अच्छी होती है। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँगे और आपका सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो सक्सेस रेट कम होना या बढ़ना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो मरीज़ जिस टाइम पे, जिस स्थिति में आता है, उसी चीज़ पे डिपेंड होता है। ओके, तो ये प्रोसेस क्या बैचेज़ में कंप्लीट होती है? मैम, क्या होता है कि बैचेस तो नहीं कहूँगी मैं, अ, हम इसको कभी भी कर सकते हैं, बट आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम कुछ दवाइयाँ देते हैं मरीज़ को। मरीज़ को थोड़ा फिटनेस के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर मरीज़ ओबेस है, मोटापा है, बीएमआई उसका ज़्यादा है, तो इसका सक्सेस रेट कम हो जाता है, एग की क्वालिटी कम होती है, क्योंकि लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो एग की क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करता है। तो हमारा ये रहता है कि आप जब भी आईवीएफ कराना की सोचें, उसके 3 महीने 4 महीने पहले से एक तो आदमियों के लिए दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जिससे उनके शुक्राणु की क्वालिटी बढ़ जाती है। और सेम हम महिलाओं के साथ भी करते हैं। उनको बोलते हैं आप व्यायाम पे ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, अपना बीएमआई ठीक करिए, अपनी दिनचर्या ठीक करिए। उसके बाद हम देते हैं ताकि सक्सेस रेट भी बढ़े और पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो। यानी कि आप ये प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले पहले दोनों को आप कुछ मेडिसिन्स देते हैं ताकि वो एग्ज़ैक्टली। फिट हों, उसके बाद आप ये प्रोसेस शुरू मतलब आप करते ये हैं। नहीं कह सकते कि आईवीएफ के लिए आप मेरे पास आए और हाँ। बस मैडम 1 महीने में मुझे बच्चा चाहिए, नहीं। हुँ, हुँ, आपको हुँ। 6 से 8 महीने लगेंगे। मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो 1 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, अब जाके उनको कंसीव हुआ है। तो इट ओके। इज़ अ स्लो प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना जी। पड़ेगा। एक बात और बताइए आप कि अगर स्पर्म्स वीक हैं ओके। इन केस और या ओव्यूल्स तो आप क्या करेंगी? मतलब क्या क्या हम किसी और के भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें कि पेरेंट्स के ही होते हैं अच्छा, वो? तो मैम इसमें ऐसा है कि इसमें ये समझिए कि जैसे स्पर्म्स हैं, जी। तो स्पर्म्स में हम अलग-अलग कैटेगरी में करते हैं। बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है, हुँ, हुँ। या स्पर्म कम अमाउंट में है, हुँ, हुँ। या स्पर्म की शेप खराब है, जी। या फिर स्पर्म की क्वालिटी खराब है। हुँ, तो हुँ। अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरह से देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि स्पर्म्स तो हैं पर उनकी क्वालिटी पुअर है, तो हुँ, अब हुँ। जैसे मैंने बोला 3 महीने पहले हम एक ट्रायल जी। देते हैं हुँ, हुँ। कि मेडिसिन्स देंगे, ट्रायल देंगे कि उनकी फिर से हम चेक करते हैं 3 महीने के बाद। अब मान लीजिए नंबर कम है, जी। तो कई बार क्या होता है जो मेल्स होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल के लिए, ओके। तम्बाकू, हुँ, गुटखा, हुँ। ये सब जो होता है, फिर मोटापा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मेरे 2-4 पेशेंट्स हैं जो मेरे पास सिर्फ़ आईवीएफ के लिए आए थे। जस्ट उनकी लाइफ़स्टाइल ठीक करने में वो अपने आप कंसीव करके आ गए। हुँ। तो उनका ऐसा था कि मॉर्फ़ोलॉजी में गड़बड़ थी, पर जैसे ही उन्होंने तम्बाकू और गुटखा ये सब बंद किया, ड्रिंकिंग कम की, अपनी एक्सरसाइज़ की, उनके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ गई और वो अपने आप कंसीव कर गए। अब आप ओवम की बात करें तो सेम चीज़ उसमें भी होता है, बस महिलाओं में ये होता है कि उनका ट्यूब, देखिए प्रेग्नेंट होने के लिए ना 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मैं हर मरीज़ को समझाती हूँ। पहला, शुक्राणु जो आदमियों के सही होना चाहिए। दूसरा, बच्चेदानी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, ट्यूब खुला होना चाहिए और चौथा जो है वो ओवम अच्छे होने चाहिए, मतलब एग अच्छे होने चाहिए। सेम है, अगर एग की क्वालिटी खराब है या एग के नंबर कम है, तो फिर दिक्कत होती है। बट ओके। आजकल हम डोनर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे ही मिलता-जुलता डोनर लिया जाता है और अभी एआरटी रूल्स के तहत ये एक कहना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये स्टार्ट कर दिया गया है, तो हमको अलाउड है ये करना, बट इसके लिए हमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर करना होता है। और जो अभी रिसेंटली जो रूल्स चेंज हुए हैं, धीरे-धीरे समझ में आएँगे कि उसमें और क्या-क्या चेंजेस होते हैं। जी, तो ये अगर हम डोनर लेते हैं तो वो अ, उनसे
परमिशन लेकर ही हाँ, आप कर सकते ये हो ऐसा होता है पेरेंट्स। कि इसमें हम एक नोटराइज्ड, मतलब एक एडवोकेट को हमको रखना होता है बीच जी में। जी। तो एक अनुबंध किया जाता है जो डोनर और एआरटी बैंक के बीच में होता है, और एआरटी बैंक और पेशेंट के बीच में होता है। इसमें इनफर्टिलिटी क्लिनिक के कंसल्टेंट का रोल नहीं होता, ये बैंक का काम होता है। तो एक डोनर एक को दे सकता है, और इसके लिए अनुबंध किया जाता है ताकि कभी फ्यूचर में जब प्रेगनेंसी हो जाए तो डोनर कभी ये क्लेम ना कर सके कि ये बच्चा मेरा है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो ये ना कह सकें कि ये बच्चा अब हमारा नहीं है, हम इनको नहीं रख सकते, क्योंकि डीएनए मैचिंग करवा सकते हैं। इसके लिए अग्रीमेंट किया जाता है, और ये ऑथराइज्ड होके सबमिट भी किया जाता है। ओके। तो आईवीएफ प्रोसेस में जो ओव्यूल या स्पर्म्स को आप लोग प्रिजर्वेशन में रखते हैं, जो भी आपकी प्रोसेस है, तो क्या वो जबलपुर में हो जाती है, कहीं बाहर भेजना पड़ता है आपको? मैम अभी एट प्रेजेंट एआरटी बैंक के लिए आइडल फर्टिलिटी सेंटर में उन्हें लगाया हुआ है, तो आई थिंक उनको अप्रूवल मिल गया है। जबलपुर में तो अभी एक ही बैंक है, बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एआरटी बैंक यहाँ पे स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डोनर चाहिए होते हैं। बट रूल्स चेंज हो जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो प्रोसीजर पे है। तो इट्स इजी, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेरे पास आएंगे या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाएंगे, तो हमारे पास इंदौर में, भोपाल में इन पे कनेक्शंस होते हैं, तो हम वहाँ से डोनर्स लेकर आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। जी। ये बताइए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी ना हो दैट इज हाई रिस्क। जैसे किस तरह की रिस्क? रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है। महिलाओं को पहले से भी अगर कोई बीमारी हो, जैसे शुगर की बीमारी हो, या पहले से महिला एनीमिक हो, पहले से बीपी की शिकायत हो, पहले से किडनी की डिजीज हो, या रेस्पिरेटरी अस्थमा कुछ भी हो, तो अगर ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता है, पर प्रेगनेंसी के बाद वो सिम्टम सामने आने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं मुझे तो थायराइड हो गया, मुझे तो प्रेगनेंसी में शुगर हो गई। जी। उनको शुगर पहले से थी, उनको थायराइड पहले से था, पर प्रॉब्लम ये था कि वो सब क्लिनिकल था। प्रेगनेंसी में क्या हुआ, बच्चे को भी थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ गई, माँ को भी पड़ गई जरूरत। तो अब बॉडी ने बोल दिया भाई अब मेरे पास नहीं है, अब आप बाहर से लो, तो आपको डायग्नोस हो गया हाइपोथायराइडिज्म। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, कोई भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम, अस्थमा हो, या आँखों की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा होना भी अपने आप में एक हाई रिस्क है। तो ये सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। डेफिनेटली अगर आईवीएफ से आप कंसीव करते हैं तो उसे भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत ही रखते हैं। ओह! तो अगर शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, अचानक डायग्नोज हो कि शुगर है या बीपी है या जो भी है, तो क्या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है, या फिर जो हो गई तो फिर हो गई लाइफ लॉन्ग? नहीं, अब ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। आपको अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर है, उसके बाद हम चेक करते हैं। जैसे मेरी एक मरीज है जिसको शुगर निकली, हम 6 हफ्ते के बाद उसकी शुगर, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद उसकी शुगर फिर से चेक करेंगे। अगर शुगर नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर हम उसको बोल देते हैं कि आप जाइए, आप अपना रेगुलर ईयरली चेकअप कराते रहिए, क्योंकि अगर आपको हुई है शुगर प्रेगनेंसी में तो चांसेस है कि फ्यूचर में कभी हो सकता है। जी जी। बट अगर 6 हफ्ते के बाद भी अगर मरीज की शुगर बढ़ी हुई है तो फिर हम उसको 3 महीने बाद बुलाते हैं, और फिर हम इसको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि हमें लगता है अब तो उसको डायबिटीज हो ही गई है, जो पहले से ही थी, प्रेगनेंसी की वजह से वो सामने आ गई है। जी जी जी। तो ये बताइए कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेडीज को? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेडीज को सबसे पहले तो अपना एंटीनेटल चेकअप टाइमली कराना चाहिए। आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि मैडम 1.5 महीने किसी को बताते नहीं हैं, हम किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी को बता दिया तो अबॉर्शन हो जाता है। नहीं, ये गलत बात है। आप जिस दिन प्रेग्नेंट हुए हैं, इनफैक्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी बोलते हैं। जी। जिससे अगर आपके कोई भी ये जो बीमारी अचानक से पता चली है, एक मेरे पास मरीज आई थी जो 8वें महीने में आई, उसने बोला अचानक से मुझे दिल की बीमारी हो गई। नहीं, उसको दिल की बीमारी पहले से थी, और वो इतनी ज़्यादा हाई रिस्क हो गई थी कि 10 दिन तक हमें उसको आईसीयू में रखना पड़ा। तो अगर उसने यही काम
अपने प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आई होती, बताया होता कि मैडम मेरी सांस फूल रही है या मेरे को चक्कर आते हैं, तो हमने उसका पहले से ही कार्डियक वर्कअप कराया होता, तो हमें पता होता कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसके हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ऐसे मैनेज करना है। ऐसे में क्या होता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले ही आ जाना चाहिए, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना एक रूटीन चेकअप कराइए और फिर प्रेग्नेंट होइए। ओके, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कितना परसेंट चांसेस होता है रिस्क के, मदर और बेबी दोनों के लिए? अब मैम ये तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप कितनी जल्दी किस डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं। आप अगर 9वें महीने में आके मेरे पास एकदम से आएँगे झटके जी। लेकर बहुत सारा बीपी बढ़ा के, हम्म। तो मैं तो कह दूँगी कि 90% चांसेस है कि भैया ना माँ बच सकती है ना बच्चा। हम्म। बट यही चीज़ अगर आप मेरे पास पहले महीने आ रहे हैं और मुझे जी। पता है कि आपका बीपी बढ़ रहा है या तीसरे महीने में आपका बीपी अभी शुरू हुआ है, हम्म। तो मैं जब शुरुआत में ही आपको दवाइयाँ दे दूँगी कि आपको झटके नहीं आए, आपको उसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें ना हो, बच्चा भी स्वस्थ हो, माँ भी स्वस्थ हो, तो हमारा रिस्क डेफ़िनेटली आखिरी में आते-आते 10% रह जाएगा। अब सोचिए डिफ़रेंस कितना है, आप बिल्कुल। आखिरी में आएँगे तो 90% है और पहले आएँगे तो 10% है। तो ये तो अब आप लोग की जागरूकता पे है कि लोग कितने जागरूक हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। जी। जहाँ हमेशा कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों? ओके, तो ये बताइए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या कोई मेडिसिन लेने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डेफ़िनेटली कभी भी कोई भी मेडिसिन आप खुद से मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ आप आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ भी खुद से मत लीजिए। बीमारी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो भी खुद से मत लीजिए जाके दवाइयाँ, क्योंकि बुखार में कई बार मेडिकल स्टोर वाले आइबुजेसिक नाम की एक दवाई देते हैं, जिसको आइबुप्रोफेन भी बोलते हैं। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में पैरासिटामॉल और ये सब दवाइयाँ जो होती हैं, ये ज़्यादा सूटेबल होती हैं। तो आपकी अगर प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर उस दवाई से बच्चे को साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो वो बच्चे की तो आपने पूरी लाइफ खराब कर दी। बिल्कुल। आपका ही बच्चा है, आपको ही देखना है और आपके बाद उसको झेलना है। हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है जिससे साइड इफ़ेक्ट नहीं जी, हो। बिल्कुल। बट हम उसको कम कर सकते हैं अगर हम उसको सही मात्रा में, सही समय पे और सही सलाह से लें तो। बिल्कुल, और डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डाइट का तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी में प्लान करने के पहले अपना एक बार वज़न ज़रूर करवाइए। उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट प्लान करिए। जैसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में मेरे पास महिलाएँ आती हैं और बोलती हैं कि मैडम मेरा पेट नहीं दिख रहा है या मैडम मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो पहले के 3 महीने में तो वैसे भी वज़न नहीं बढ़ता है, ना खाने-पीने का मन करता है, उल्टियाँ अलग हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे लाइट डाइट रखिए। जैसे दाल का पानी, नारियल का पानी, जूसेस, ये सब अगर आप लेंगे तो जो आपके पेट को स्टेबल करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपका धीरे-धीरे वज़न बढ़ना चालू होगा। तो अकॉर्डिंग टू आपके बीएमआई आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि मैम आप 5 केजी वेट पुट ऑन करिए या आप 6 केजी करिए। वरना सबको लगता है कि प्रेगनेंसी हो या 10 किलो वज़न बढ़ जाना चाहिए। क्यों बढ़ जाना चाहिए? अगर कोई मेरे पास महिला आ रही है 80 किलो की वो पहले से है, अब वो 90 किलो की हो जाएगी, तो वो तो मेरी पेशेंट जो मॉडरेट हाई रिस्क से थी वो हाई रिस्क मैक्सिमम हाई रिस्क पे पहुँच गई। तो मैं क्यों चाहूँगी? तो मैं उसको समझाऊँगी कि देखो हल्का-फुल्का व्यायाम करो, 4 से 5 किलो भी वज़न बढ़ा तो बहुत है। ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। हमारे यहाँ डॉक्टर निधि जैन हैं, डायटीशियन है, शी इज़ अ वेरी गुड डायटीशियन। मेरी एक पेशेंट थी, शी केम टू मी एट 83 केजी की थी वो। विथ प्रेगनेंसी आखिरी तक भी वो 85 केजी की ही थी और हमने 3.5 किलो का बच्चा डिलीवर कराया। तो उसका वज़न कम हुआ एंड बच्चा बहुत हेल्दी हुआ। तो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड आपको पता ही नहीं होता आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जी। तो आई थिंक आपको उसके लिए एक प्रॉपर डायटीशियन का कंसल्ट करना चाहिए। जी। वैसे भी है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो ये बोलते हैं कि अब बड़ी खुशी की बात है भाई, प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हाँ। खूब खाओ, बस दिन भर खिलाने पे ध्यान है, तो उससे भी वेट में काफी फर्क नहीं, पड़ता बट होगा। मैम जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो खिलाते हैं, जी। मतलब अगर मैं अपनी दादी-नानी की बात जी, करूँ, मैंने बिल्कुल। अपने घर पे देखा हुआ जी। है, तो उनके खिलाने का तरीका अलग है। वो सौंठ के लड्डू खिलाएँगे आपको, गुड़ खिलाएँगे आपको, आपको घी खाने बोलेंगे। बिल्कुल। आपको ये हेल्दी। नहीं हाँ, हेल्दी वाला डाइट देते हैं, जिससे जी। आपका वज़न नहीं बढ़ सकता। आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप देखिए पहले के ज़माने की जो औरतें हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी इतने आराम से कराती थी, पूरी बिल्कुल। प्रेगनेंसी काम करती थी। क्योंकि वो ये सब नहीं, वो उनका इतना मैदा नहीं खाते हैं, वो बासी रोटी खाती थी।
बट रोटी खाना ज्यादा बेटर है ना, रादर देन आप पिज्जा खाएं। मैं तो बिल्कुल। बोलती हूँ अपनी पेशेंट को, आप पिज्जा खाइए, पास्ता खाइए, बस सब घर में बना के खाइए। ओके। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि आप खा क्या रहे हैं। घर वाले खिलाना चाहते हैं, वो बोलते हैं फ्रूट्स खाइए, आप बोलते हैं नहीं हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, हम फ्रूट से बनी हुई आइसक्रीम खाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी ना मैम। बिल्कुल। ये बताइए कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये पता चल गया कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है या ग्रोथ नहीं हो रही है, जो भी है, तो और अबॉर्ट करने की टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी है, तब क्या? मैम अभी न्यू एमटीपी का एक्ट आया है, उस एक्ट के अनुसार अगर 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत मिलती है, जैसे बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम निकल के आता है या कोई एक ऐसी एनोमली जिससे बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है, जी। तो उसके लिए ना आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना होता है और वहाँ से अप्रूवल हो जाता है, आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो ओके। अब न्यू एमटीपी एक्ट के हिसाब से आपको पॉसिबिलिटी है, बट इसके लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जी, जी, जी। विदाउट एनी स्टिचेस, ओवरी रिमूवल, ओवरी नहीं, सॉरी, यूटेरस रिमूवल की जो प्रोसेस है वो क्या है, और मतलब उसमें किस तरह का क्या करते हैं? चलिए मैम, अभी तक ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए बात हो रही थी, अब गायनेक में आ जाते जी। हैं। मैम देखिए, बहुत पहले से हो रहा है, ये बहुत नई चीज़ नहीं है। हम्म। बहुत सारे सीनियर्स हैं जबलपुर में जो ये कर रहे हैं। हम्म। इसको हम एनडीवीएच कहते हैं, नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टमी। हम्म। जैसे नॉर्मल डिलीवरी नीचे से होती है, वैसे ही बच्चेदानी भी नीचे से ही निकाली जाती है। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप यूके की स्टडीज़ पढ़ें, तो यूके में एक रूल है कि अगर आपको हिस्टेक्टमी करनी है, बच्चेदानी का ऑपरेशन करना है, तो आपको उसको वेजाइनली ही करना पड़ेगा। अगर भगवान ने कोई जगह दी है किसी चीज़ को निकालने के लिए, तो उसके लिए एक नई जगह क्यों बनाई जाए। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी जैसे नीचे से ही निकाली जाती है, तो जितने भी टाँके होते हैं वो सब अंदर आते हैं। तो मरीज़ को ऊपर कोई टाँके नहीं होते हैं और मरीज़ 24 से 48 घंटे के अंदर घर चला जाता है। पैदल चलना तो छोड़िए, घर चला जाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मरीज़ के लिए होती है कि उसको दर्द कम होता है। जी। 6 घंटे में खाना-पीना चालू और दर्द कम। तो टाँके आते हैं मैडम, पर टाँके अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो जैसे टाँकों में इन्फेक्शन और ये सब है, तो ये नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूँगी कि पर हर ऑपरेशन नहीं हो सकता बिना टाँकों का, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ओके। तो वो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि मैडम मैं कौन-सी वाली हिस्टेक्टमी कराऊँ? मैं एनडीवीएच कराऊँ, वेजाइनल हिस्टेक्टमी कराऊँ कि मैं लैप्रोस्कोपिक कराऊँ या मैं हाथ वाली जो बोलते हैं जिनको सब लोग एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। ओके। तो वो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग बनाई गई है। कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। बट हाँ, अगर हम कहें तो कम से कम कॉम्प्लिकेशन से वेजाइनल हिस्टेक्टमी इज़ बेस्ट। ओके, यानी ये जो जितनी भी प्रोसेस हैं यूटेरस रिमूवल की, तो वो हम नहीं चुन सकते, वो डॉक्टर चुनेगी कि एग्ज़ैक्टली आपकी मैम। बॉडी को क्या डॉक्टर हाँ, सुटेबल है। मैडम ऐसा है ना, डॉक्टर आपको ऑप्शन देंगे कि जैसे मेरे पास मान लीजिए एक बच्चेदानी का मरीज़ आया जिसको गाँठें हैं। अब वो गाँठों की वजह से बच्चेदानी समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर की हो गई है, ओके। 10 से 12 सेंटीमीटर हो गई है। अब ये मैं मरीज़ को समझाऊँगी कि देखिए वेजाइनल हिस्टेक्टमी करेंगे तो ये फ़ायदे, ये नुकसान है। हाथ वाला करेंगे ये फ़ायदे, ये नुकसान है। लैप्रोस्कोपिक करेंगे ये फ़ायदे, ये नुकसान है। आज की डेट में मेडिको लीगली सही होने के लिए मैं मरीज़ को ही बोलूँगी कि आप डिसाइड करके बताइए कि ओके। आपके लिए क्या सही है। सबका सक्सेस रेट बताऊँगी, सबका फेलियर रेट बताऊँगी, सबकी कॉम्प्लिकेशन बताऊँगी। फिर पेशेंट खुद ही डिसाइड कर लेता है कि मैडम हमको वेजाइनल करानी है या एब्डोमिनल। वैसे अभी तक तो सबने वेजाइनल ही चूज़ किया है एंड इट हैज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट, क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल बहुत जल्दी हो जाता है। पेशेंट वॉक कर सकता है, खाना खा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, वॉक पे जा सकता है, वर्क रिज़्यूम कर सकता है विदिन 10 डेज़। ओके। तो ये प्रोसेस जो है अभी आपने जो बताई, ये की होल सर्जरी से किस तरह अलग है? मैम की होल सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, इसमें ना 2 तरह की लैप्रोस्कोपिक होती है। एक तो टोटल लैप्रोस्कोपिक होता है और एक लैप असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी भी होती है। तो की होल सर्जरी में जो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी होती है, उसमें अल्टीमेटली आपके पेट में ना 3 से 4 गड्ढे किए जाते हैं, जिसमें एक गड्ढा 10 mm का होता है, बाकी गड्ढे 7 mm के या 10 mm के होते हैं। तो पर पेट में गड्ढा तो हो रहा है, टाँके तो लग रहे हैं। अब चाहे आप बच्चेदानी उन्हीं गड्ढों से निकाल लीजिए या नीचे से निकाल के लीजिए। अगर नीचे से निकाला तो लैप्रोस्कोपिक असिस्ट कर लैप्रोस्कोप से असिस्ट किया, पर निकाला नीचे से, वेजाइनल हिस्टेक्टमी हो गया।
और अगर आपने टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी किया तो ऊपर से ही गड्ढों से निकाला, पर अल्टीमेटली आपके पेट में 4 होल बनाए जाते हैं, इसलिए उसको की होल बोलते हैं। ओके, तो उसमें स्टिचेस तो लगते ही होंगे एक स्टिचेस डेफिनेटली। आता है, एक ही स्टिच आता है, तो ज़्यादा ओके। से ज़्यादा आप मान लीजिए 4 स्टिचेस हैं। बट फिर भी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, देन स्टिल गो फॉर वैजाइनल हिस्टेक्टोमी, क्योंकि उसमें स्टिचेस जो है एब्डोमेन में नहीं है और एक दिमाग में रहता है ना कि पेट में टाँके आ गए, अब मैं क्या करूँ? पानी नहीं लगाना है, नहाना नहीं है, धूप में नहीं निकलना है, अ, या मवाद वो, पड़ हाँ, जाएगी, पकने की प्रॉब्लम भी पकने की एक प्रॉब्लम आ है, जाएगी, तो बिल्कुल। ये सब उनको दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो इसमें एक और बात लोग कहते हैं, एक अवधारणा है सामान्य लोगों की, कि जब हम यूटेरस रिमूव करते हैं तो बॉडी में वो जगह खाली हो जाती है, तो क्या दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं या ऐसा सिर्फ मिथ है ये? नहीं मैम, ये बात तो सच है कि भगवान ने हमें हर अंग बहुत सुंदर तरीके से एडजस्ट करके दिया है। अगर हम ह्यूमन सोचे भी ना, तो हम कभी नहीं सोच सकते। कि आप सोचिए एक बच्चा पैदा होने के लिए बच्चेदानी कितनी बड़ी हो जाती है और बिल्कुल। वही ऑर्गन्स आते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती और फिर बच्चा पैदा होने के बाद वापस से छोटा। पर गड्ढा नहीं होता, हम्म। ऐसा नहीं है, भगवान ने उसके लिए भी दिया है। वहाँ पे फैट जमा हो जाता है, हम्म। तो उस जगह को फैट कवर कर लेता है, अगर वहाँ पे बच्चेदानी नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और वहाँ पे पनप जाएगा या कुछ होगा, जो ऑर्गन्स है वही आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। पहले उनको कम जगह मिल रही थी, अब ज़्यादा जगह मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि वहाँ पे पानी भरने लगता है, नहीं मैम, तो ये ये सिर्फ एक मिथ है मिथ है, या फिर टोटल सच में? मिथ है मैम, ओके। पानी नहीं भरता है। हम्म। नहीं, नहीं। ओके, ये बताइए कि पेनलेस डिलीवरी क्या है, कितनी रिस्क होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसान क्या है? पेनलेस डिलीवरी पहले तो हमको समझनी पड़ेगी कि पेन तो सब में होता है, हर जी तरह की डिलीवरी में पेन होता है। जी। पेनलेस डिलीवरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको 100% पेन हो रहा है, तो हम पेनलेस डिलीवरी में आपका पेन 90% रिड्यूस कर देते हैं। ओह। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा नीचे से ही पैदा होगा, नॉर्मल ही पैदा होगा, बस मरीज़ को दर्द नहीं होगा। हम्म। बच्चेदानी में दर्द आएगा, बच्चेदानी में दर्द होगा, सब कुछ होगा, बट मरीज़ को कोई भी दर्द नहीं यानी महसूस फील होगा, नहीं होगा पेशेंट फ़ील को, नहीं होगा। बाकी। मैम देखिए, यस। सिज़ेरियन जो आज इतना बढ़ गया है, वो जी। सिर्फ़ इसलिए बढ़ गया है क्योंकि महिलाएँ दर्द लेने से डरती हैं कि बिल्कुल। इतना पसीना आ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतना जी आपने लेबर रूम के आस-पास से जाते होंगे तो आपको मरीज़ों की चीखें सुनाई देती हैं, जी। आ, बिल्कुल। ई, ऊ कर रही हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि मरीज़ आराम से अपना खाना-पीना खा रहा है, रिलैक्स है और पेन नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो एनेस्थेटिस्ट का होता है। जी। वो एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं, पीछे से एक सुई लगाई जाती है, बहुत बारीक होती है, दर्द नहीं होता, उससे दवाई दे दी जाती है, तो मरीज़ को दर्द महसूस नहीं होगा। बच्चेदानी में दर्द आएगा, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा, मरीज़ आराम से वॉक कर रहा है, बैठा हुआ है, पानी पी रहा है, उस दवाई की वजह से मरीज़ को दर्द नहीं होता। अब ये तो हमें कुदरत ने ही दे दिया है, उसको हमने ढूँढ लिया है। जी। तो इससे क्या हो गया है कि सक्सेस रेट बढ़ गया है और सिज़ेरियन रेट कम हो गया है। तो सिजेरियन में भी तो सेम प्रोसेस है कि एनेस्थीसिया मैम, बैकबोन में दिया जाता है और। सिज़ेरियन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसमें आप स्पाइन तक जाते हो। जी जी। इसमें आप बहुत बाहर रहते हो। आपको मतलब आप समझिए जैसे कि स्पाइन है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, तो उसमें से हम एक लेयर ही पेनिट्रेट करते हैं। ओके। तो इट इज़ नॉट दैट मच पेनफुल या पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं होती। आप स्पाइन तक तो जा ही नहीं रहे हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में ये बेनिफिट है एंड डेफिनिटली वैजाइनल डिलीवरी के बेनिफिट्स तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, वो तो हमेशा ही कहते हैं कि नॉर्मल बिल्कुल। होनी चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल होनी होनी चाहिए, चाहिए क्योंकि जी। सिज़ेरियन के बाद दिक्कतें होती हैं। सिजेरियन के बाद कहीं कमर में प्रॉब्लम या वेट बढ़ना या पेट बढ़ना, इस तरह की नहीं, भी काफी नहीं, कुछ नहीं मैम, सुनने में नहीं, आता नहीं मैम, देखिए, ये भी आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। है। ओके। आपने अगर डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अपनी डाइट सही नहीं रखी, जी अपनी एक्सरसाइज सही नहीं करी, जी। आपकी जो पेट की मांसपेशियाँ हैं वो ढीली रहेगी, तो आपको वैसे भी मोटापा होगा। तो वो सिज़ेरियन की वजह से हम नहीं कह सकते कि सिज़ेरियन की वजह से दिक्कत होती है। ये तो महिलाओं के खान-पान और एक दिमाग में आ जाता है ना कि ऑपरेशन हुआ है, पेट कट गया, अब तो मैं नहीं चल सकती। ऐसा नहीं है मैम। ओके, तो पेनलेस जो डिलीवरी है इसके साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं क्या? बहुत कम, मैं कहूँगी जैसे? 2 से 3% ही। जी। साइड इफ़ेक्ट नहीं कहूँगी,
प्रोज एंड कॉन्स जो हम कहते हैं, तो इसके कुछ कॉन्स हैं। ओके। पहला तो ये, क्योंकि हम ये जो दवाइयाँ देते हैं इससे जी। कई बार बच्चे की सांस में दिक्कत होती है, हम्म। तो बच्चे को 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। अभी तक की डेट में तो मैंने किसी बच्चे को कोई दिक्कत देखी नहीं है। हम्म। दूसरा ये होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज बढ़ जाती हैं। आपने सुना होगा वैक्यूम डिलीवरी होती है, फोर्सेप डिलीवरी जो होती है, वैक्यूम लगा के जो करते हैं, जो हमने 3 इडियट्स में देखा भी है। हम्म। तो वो डिलीवरी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं ना आखिरी तक आते आते उनका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, तो जब दर्द नहीं होता तो वो पुश नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए हमें कई बार वैक्यूम की यूज करना पड़ता है। ओके। तो ये है कुछ दिक्कतें जो एपिड्यूरल में हो जाती हैं, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो ये बताइए कि आजकल फीमेल्स अपने आप को फिट रख दिखाने के लिए, मैं कहूँगी दिखाने के लिए, या ज़ीरो फिगर के चक्कर में अपनी डाइट के साथ काफ़ी सैक्रिफाइसेस करती, तो ये कहाँ तक ठीक है और कितना हार्मफुल है? अब मैम, जो करती हैं आप उनसे पूछिए, उनके बाल झड़ जाते हैं, जी। समय से पहले रिंकल्स आ जाते हैं, बिल्कुल। क्रीजेस आ जाते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल ग्लो नहीं करती है, जी। चार्म ड्राई चला हो जाता जाती है, है। जी। चार्म चला जाता है, समय से पहले बुढ़ापा लेके आ जाता है। जी, जी, जी। आई थिंक आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको अपनी डाइट प्रॉपर्ली लेनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप पिज़्ज़ा मत खाइए, आप बर्गर मत खाइए, या आप हॉट डॉग मत खाइए, या मैगी मत खाइए। सबका अपने अपने इम्पोर्टेंट रोल है, पर सबको ना पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए। जी। आप डाइट करिए, पर डाइट ऐसी करिए कि जिसमें आपका सारा न्यूट्रिशन हो। जी। आपने अगर मैगी खाया है तो बिल्कुल खाइए मैगी, मैगी में कुछ पनीर के क्यूब्स डाल लीजिए, चने डाल लीजिए, तो आपका प्रोटीन भी हो गया। तो ये आपको खुद को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि मैं जो डाइट कर रही हूँ उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है और मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट आई एम स्टिल ऑन अ डाइट। I had gained some weight sometime early only, ओके। and recently I have reduced some 5 kgs around in just 1 or 2 months. बट उसके लिए मैंने किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज मैंने सीड्स लिया है, मैंने प्रॉपर्ली प्रोटीन लिया है, मैंने प्रॉपर्ली डाइटरी फाइबर्स लिए हैं, और सबसे अच्छा तो अगर आपको डाइट करना है ना, 1 महीने के लिए घर का खाना खा लीजिए, आपका वजन वैसे ही 3-4 किलो कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। जी। आजकल लोग लिव इन में रह रहे हैं या फिर रेप केसेस में अगर यंग गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो एबॉर्ट के का क्या प्रोसीजर है उनमें? मैम, 3 अलग-अलग चीज़ें हैं, तो तीनों को अलग-अलग से बताते हैं। अगर कोई लिव इन में रह रहा है, तो वो कंसेंसुअल सेक्स कहलाता है। आप अपनी मर्ज़ी से एक-दूसरे के पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। आप 18 साल से अबव हैं, आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, आपने यूज़ नहीं किया है, जो भी आपको यूज़ करना चाहिए जी। था, कॉन्डोम्स वगैरह, जी। तो यू आर एलिजिबल फॉर गोइंग थ्रू एमटीपी। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना एज का प्रूफ दीजिए, फॉर्म भरिए, एंड प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करा के अपना करवा सकते हैं। जी। अब जैसे रेप केस की बात कर रहे हैं, तो मैम रेप केस के लिए तो आपको डेफिनेटली आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही जाना पड़ता है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, पर वो भी आपको गवर्नमेंट के पास ही रेफर करेंगे, क्योंकि दे हैव अ बेटर सिस्टम टू गो थ्रू इट। एंड तीसरी आपने बात बोली कि अबॉर्शन कराने के लिए प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है। तो मैम, अबॉर्शन के ना 3 प्रोसीजर होते हैं। एक तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं, प्लीज़ केमिस्ट से लेके मत खाइए। इसका डॉक्टर से सक्सेस कंसल्ट। रेट 99% है अगर आपने सही खाया है तो। ये मेरा आप लोगों से गुज़ारिश है। दूसरा प्रोसीजर होता है, हम एमवीए बोलते हैं, जिसमें हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सर्जिकल, पर बहुत कम टाइम का प्रोसीजर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैडम, टैबलेट खाने से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेन होता है, या कई बार अनसक्सेसफुल रह जाता है, तो फिर हम एमवीए करते हैं। एंड लास्ट इज, अगर डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी 13 वीक से क्रॉस कर गई है, 12 वीक से क्रॉस कर गई, बच्चा बड़ा हो गया है, तो हमें फिर सर्जिकल ऑप्शन में ही जाना पड़ता है। तो फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इफ़ यू आर मोर देन 18 ईयर्स, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एमटीपी कराने के लिए। डरने की कोई बात नहीं है। किसी केमिस्ट से लेके या किसी दाइयों के पास जाके मत कराइए अबॉर्शन, अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डालिए। बट मैं ये कहती हूँ, ये सब की ज़रूरत ही क्यों है? आप अगर 18 साल से अबव हैं, लड़कियों को स्पेशली मेरा ये मैसेज है, यूज़ कॉन्डोम्स। आप खुद खरीद के लेकर आइए और अपने बॉयफ्रेंड को बोलिए, अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। से नो, आपकी लाइफ है, जो भी होना है आपके साथ होना है। अच्छा बुरा भला जो भी है आपके साथ, लड़का तो साइड से निकल जाएगा, फिर आपकी लाइफ डेंजर में आएगी। फ्यूचर में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जान पे बनाती है, फिर आप क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी तो आप क्या करेंगे। तो यूज़ प्रोटेक्शन ना,
क्यों नहीं कर सकते? हम जब खुले में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं तो ये बातें भी की जा सकती हैं। अब हम इतने एजुकेटेड तो हो चुके हैं मैम। बिल्कुल। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फीमेल्स को या यंग गर्ल्स को? मेरा यंग गर्ल से अनुरोध है, प्लीज़ अपने हाइजीन का ख्याल रखिए। जी। इस समय बारिश में बहुत यूटीआई की कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे पास तो बहुत पेशेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ। पानी अच्छे से पीजिए, अपना वॉशरूम सही यूज़ करिए। दूसरी चीज़, अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आप बिल्कुल बॉयफ्रेंड बनाइए, 18 इयर्स प्लस है, यू आर अलाउड, बट अपने करियर को ताक पे मत रखिए। अपने आप बारे में सोचिए, अपने लिए सही डिसीजन लीजिए और प्लीज़ 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 कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ करिए, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट आई विल सजेस्ट कॉन्डोम इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है। थर्ड, फॉर फीमेल्स हु आर मैरिड, मैडम अपना भी ख्याल रख लीजिए, बच्चों का ख्याल तो आप रखते ही रखते हैं। एंड में आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है, बच्चे तो बाहर चले जाएंगे। लाइक मेरे भी घर में मेरी मदर है, उनको अपना ख्याल खुद रखना है, मैं तो दिन भर काम में लग जाती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए, तभी आप पूरे घर वालों का ख्याल रखेंगे। डाइट पे ध्यान दीजिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से छोटी से छोटी दिक्कत के लिए भी प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। वी ऑल आर अवेलेबल, एंड जबलपुर में तो आपके पास इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, एंड वी ऑल आर देयर फॉर यू। एंड जैसे हमारी जॉब्स फैमिली भी है, हम हमेशा कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो प्लीज़ हमारे कैंप में भी आइए, बी अ पार्ट ऑफ इट एंड क्लियर योर क्वेरीज। ओके, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू और सो हमारे मच मैम। क्वेश्चंस के इतनी अच्छी तरह आंसर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर दीपशिखा साहू जी से, जिन्होंने आईवीएफ और साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यूटेरस रिमूवल के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।